आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जिसका पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक भी ऐसा संकेत नजर नहीं आता जिससे पता चले कि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने को लेकर गंभीर है। 1.25 साल से ऊपर हो गए, मगर अब भी वहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष जारी है। इन समूहों के उग्रवादी संगठन लक्षित हिंसा करने लगे हैं। वे पहले दूसरे समूह के लोगों के घरों को चिन्हित करते हैं और फिर हमला कर देते हैं। इन्फल के पश्चिमी हिस्से में हुआ ताजा हमला इसका उदाहरण है, जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। घायलों को गोली लगी है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने संकल्प लिया है कि वे किसी भी चरमपंथी गुट को कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी नहीं बनने देंगे। विचित्र है कि वे कई मौकों पर दोहरा चुके हैं कि स्थिति काबू में है। अब वे आरामबाई तेंगगोल जैसे चरमपंथी संगठनों पर शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं। मणिपुर सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि ताजा घटना में उग्रवादियों ने ड्रोन का उपयोग कर लक्षित हिंसा की। समझना मुश्किल है कि मणिपुर में सक्रिय उग्रवादियों की गतिविधियों पर नजर रखना इतना मुश्किल क्यों बना हुआ है और वे कैसे अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। छिपी बात नहीं है कि मणिपुर का सारा संघर्ष सरकार की शिथिलता की वजह से पैदा हुआ है। शुरू में ही अगर सरकार ने दोनों समुदायों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया होता तो वैमनस्यता की आग इस हद तक न भड़कने पाती। मगर सरकार ने न तो बातचीत की पहल की और न उपद्रवियों पर काबू पाने की कोशिश। यही वजह है कि पिछले वर्ष शुरू हुई हिंसा के बाद कई थानों और शस्त्रागारों से हथियार लूट लिए गए और उनका हिंसा में इस्तेमाल होता रहा। पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने, उनसे बलात्कार और उनकी हत्या तक की घटनाएं हो चुकी हैं, मगर उन पर कार्रवाई में तत्परता नहीं दिखाई गई। अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर शिविरों में रहने को मजबूर है। हजारों घर और पूजा स्थल तोड़-फोड़ जला दिए गए। इतना कुछ हो जाने के बाद अगर मुख्यमंत्री अब संकल्प ले रहे हैं कि वे उग्रवादी संगठनों को राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी नहीं बनने देंगे, तो हैरानी का विषय है। मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार का रवैया भी शुरू से सवालों के घेरे में रहा है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उनसे छोटी सी घटना पर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय तुरंत जवाब तलब कर लेता है, मगर मणिपुर के मामले में मौन साधे हुए ही दिखता रहा। शुरू में वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को सख्ती के आदेश दे दिए गए थे, तब हिंसा रुक गई थी, मगर बाद में किस वजह से उस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की गई, समझना मुश्किल है। ऐसा
नहीं माना जा सकता कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह मणिपुर जैसे छोटे राज्य में हिंसा को नहीं रोक सकती। इस मामले में मुख्यमंत्री की जवाबदेही भी तय नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां घटनाओं की जांच और राज्य पुलिस की कार्रवाइयों आदि पर नजर रखने के लिए एक दल गठित कर दिया, मगर राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में उसके सकारात्मक नतीजे नजर नहीं आते। इस बात को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल उठने शुरू हो गए थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी है तो सिर्फ इस कारण उसके घर को बुलडोजर से कैसे गिराया जा सकता है। अब इस मसले पर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताई और साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति का मकान महज आरोप के आधार पर नहीं गिराया जा सकता। अदालत ने यहाँ तक कहा कि कोई व्यक्ति भले दोषी हो फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि किसी भी अनाधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार का तर्क था कि जिन लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई वे अवैध कब्जे या अवैध निर्माण के मामले थे। गौरतलब है कि हाल के दिनों में किसी जघन्य अपराध के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उसका घर ढहाकर भले सख्ती का अंदेशा दिया जाता रहा हो और इसे कुछ लोग पसंद भी करते हों, मगर कानून और मानवीयता की कसौटी पर यह तौर तरीका सवालों के घेरे में शुरू से था। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की यह राय बेहद महत्वपूर्ण है कि न केवल आरोप लगने बल्कि दोषी होने पर भी किसी के घर को ढहाना उचित नहीं है। उस घर में आरोपी के अलावा उसके परिवार के अन्य सदस्य हो सकते हैं जिनका उस पर लगे आरोप से कोई लेना देना न हो। दूसरे, अगर किन्हीं हालात में अदालत की सुनवाई के बाद आरोपी को निर्दोष पाया गया तो वैसी स्थिति में ध्वस्तीकरण को कैसे देखा जाएगा। हालांकि अगर किसी का घर किसी नियम का उल्लंघन करके बनाया गया है तो उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता, मगर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर किसी आरोपी के घर को गिराने के क्रम में अतिक्रमण या अवैध निर्माण को आधार बनाया जाएगा तब सभी नागरिकों के लिए व्यापक और समान दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होगी। शायद यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने इस मसले पर सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगा ताकि अचल संपत्तियों के विध्वंस के मुद्दे पर पूरे देश के लिए एक ठोस दिशा निर्देश जारी किया जा सके। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।